चलिए जी, आज हमारे 11th सेशन के अंदर आपके पास एक और कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आ रहा है, जिसमें अगेन आपने बड़ा सोच समझ के लिखना है और बताना है कि इस सिचुएशन में आमना की जगह आप होते तो क्या करते। सही जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये बताएं कि आमना जो ऊपर कह रही हैं, सही है जी, कि ये मेरा प्रोफेशनल राइट है कि मैंने क्लाइंट से ये बात कही है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। ऊपर कोई बात होगी वो तुम रीड करोगे, मैं नहीं तुम्हें बता रहा। दूसरा, अगर आप पहली वाली रिक्वायरमेंट में कुछ डिसाइड करेंगे, सही है जी, और वो डिसाइड ये किया कि आमना की जो बात है वो गलत है, यानी पहले आमना कह रही है कि मैंने जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है वो जायज़ है, दूसरे वाली बात में कह रहा है अगर तुम्हें लगता है कि उसने गलत किया है तो पहले तो तुम्हें ये होना चाहिए कि गलत किया है या सही किया है, तो दूसरे का आंसर डिपेंड करेगा पहले के ऊपर। तो आपका समय शुरू होता है अब जल्दी से। अब ये थोड़ा सा न्यू नेचर का सवाल है, तो इसमें आपने ना डिस्कशन करनी होगी। हाँ, मतलब आज तक तो ऐसे सवाल आता है ना कि सिचुएशन दी हुई है, इसमें थ्रेड्स देखें, यहाँ पे तो बता दिया मैंने कि ये हो गया है, अब बताओ कि क्या उसकी राय में जो वो कह रही हैं क्या वो सही है या गलत है। ऑब्वियसली वो सारे सबूतों के बेस पे कहेंगे, आप कोई बुनियाद होगी उसकी, रेफरेंस होगा उसका, उसके बेस पे आप कहेंगे कि सही है या गलत है। बेसिकली ऐसे सवालों में आपको नहीं पता लगता कि लिखना शुरू कहाँ से करें। ऐसे चुप क्यों हो तुम लोग, लिख रहे हो। आसान, रिक्वायरमेंट को एक बार रीड करके फिर आपने सिचुएशन को रीड करना होता है ताकि दिमाग उस डायरेक्शन में सोचे। चलें, वेरी गुड आमना, बट इस पे और मज़ीद लिख सकते हैं। वेरी गुड आमना।
वेरी गुड आमना, बस इसको और अच्छे से बयान करना है। एट मार्क्स। वेरी गुड अबू रेरा। अब्दुल समद तुमने बहुत अच्छा लिखा है। वेरी गुड सलमान, तुमने भी अप्रोप्रिएट टू द पॉइंट लिखा है। और साफ सही लिखा है, बट आपने उस स्पेसिफिक सिचुएशन से कनेक्ट करना था। ज़ैनब, आपकी ड्राफ्टिंग समझ नहीं आई, तो मतलब उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। आप तो अच्छा लिखते हैं वैसे। हाँ, पार्ट भी तो यूनिक है ना थोड़ा, अभी देखते हैं ना। फातिमा, अ वेरी कंसाइज आंसर। राना, शुरू में सही लिखा था, आखिर में आपने भंड मार दिया। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, वरना मैं कर देता। आप यहाँ पे लिख दें यार हम। हाँ भाई, एनी वन फ्रॉम हेयर, सुनाओ। अच्छा, हम आपका रीड भी कर लेते हैं यहाँ पे कि आमना's contention that it is her professional right to disclose the information is wrong because it is not a professional right to disclose the confidential information of client to anyone, even in an interview, except to a regulatory body. except for Except to a regulatory body. एक्सेप्ट टू अ रेगुलेटरी बॉडी। चलो, ये भी नहीं है, हम इसको यूं लिंक करते हैं हमेशा कि देखो, आपने शुरू में तो सही बताया, पूरा सिचुएशन सही बताई कि उसने अगर क्लाइंट को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। ब्रीच तो हो चुका है, ऐसा ही है ना। आप इसमें या तो मज़ीद ये लिख सकते थे कि ये प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी में काउंट नहीं होता, ऐसा ही ना। हाँ, फिर तुम्हें इसको यहाँ से यूँ बताना था, जो समझने की बात है। होपफुली किसी ने लिखा भी होगा, यहाँ पे कुछ बच्चों ने लिखा था, वो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल्स में कि यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इवन इफ आप जब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के पास भी जाते हैं, ऐसा है। तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के पास जाने के साथ भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना होता है। अलबत्ता आप वो एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं ताकि आपका क्लाइंट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज रिसीव करे। बट वो वाली चीज़ें जो वहाँ आपको पता लगी थी यहाँ पे डिस्क्लोज, हाँ, अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर टेलीकॉम की नॉलेज है तो वो दूसरी कंपनी में टेलीकॉम में जो हुआ करता था मैं यहाँ पे वो करवा सकता हूँ। बट अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनी भी ये करती थी। मैं बोलूँगा हाँ यार, वो अकाउंटिंग ऐसे होती है, ऐसी होनी चाहिए। वो किस बेस पे कह रहा हूँ? नॉलेज के बेस पे। क्या मैं ये कहूँगा कि PDCL भी ये करता है, टेलीनॉर भी ये करता है? ये तो नहीं कह सकता ना। तो मुझे रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इवन इफ मैंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ भी दी। यहाँ पे तो मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट पे हूँ, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू दे के आया। और जब इंटरव्यू दे के आया तो उस केस के अंदर इन्होंने ये करना चाहिए कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी इवन इफ विद द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। हाँ जी, आपने क्या लिखा? फर्स्ट वाला। हाँ, अब देखो, अब दो तीन चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने, मैं ऑनलाइन वाला आपको बताता हूँ, जैसे आपने लिखा ना कि ऑडिटर ये तब कम्युनिकेट करेगा जब प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी हो। दूसरा आपने क्या बोला? रिक्वायर्ड बाय लॉ। और तीसरा
नेसेसरी एंड परमिटेड बाय क्लाइंट। अच्छा, नेसेसरी एंड परमिटेड बाय क्लाइंट और जो लॉ वाली बात है ना वो आपने लिखनी नहीं थी इसमें, क्योंकि आपने सिर्फ उस सिचुएशन को कनेक्ट करना है कि वो प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी समझ रही है, तो उस पर आपने बताना है प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी नहीं है। सही है, तो एक करेक्शन है। आगे In the given case, Amna is wrong in believing it is her professional right to disclose confidential information about her client, as an interview does not warrant disclosure of confidential information. Had she done so in order to defend herself in a court case, it would have been considered her right. हाँ, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलती कोर्ट ऑफ लॉ में तो समझ आता है कि सही है यार, उसका ये प्रोफेशनल राइट है। अदरवाइज ऐसा केस तो यहाँ पे है ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो हमें यहाँ पे इसको कंक्लूड ऐसे करना था कि सही है भाई, उसने डिस्क्लोज किया है, बट अगेन वो गलत है। वो सिर्फ उस एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकती है, ना कि वो चीज़ें बता सकती है। दोनों में फ़र्क है जी। वेरी गुड, यानी ये ब्रीच है सीधा सीधा जी। हाँ, आप देखो इन्होंने पार्ट बी भी लिखा है। अब पार्ट बी पे आते हैं, पर तुमने पहला सही लिखा है। सही है, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट ए सुनाओ। वेरी गुड, यानी पहला तो सही है। अब यहाँ पे दो तीन रीड करते हैं। यहाँ पे मलिन आमना हैज डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू सिक्योर पोजीशन एट PwC। हर कंटेंशन ऑफ प्रोफेशनल राइट टू डिस्क्लोज इनकरेक्ट बिकॉज इज अ ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑर्डर शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज हैंडेड। बिल्कुल मलिया, बिल्कुल सही लिखा है। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज ओनली अलाउड व्हेन परमिटेड बाय लॉ एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट एंड इट इज अ ड्यूटी और प्रोफेशनल राइट टू डू सो। वो भी लिखना होता है ना, तीनों चीज़ें। खैर, पर आप वो नहीं भी लिखते लॉ वाली बात, तो आपने यहाँ तक इसको खत्म कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन हिट हो रही है वो प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी है। चलें, अच्छा प्रोफेशनल ड्यूटी कब होती है ऑनलाइन वालों, आप सब ये बताओ। नहीं, अब एक एक करके ना। प्रोफेशनल ड्यूटी तब होती है आपकी कि जैसे बिल्कुल एक तो या तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ हो, पर कहने का मतलब है रिक्वायर्ड भी होना चाहिए फिर लॉ से, कि आपको कोई कानून कहता हो कि आपने बताना है अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ आ जाए। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में भी आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। प्रोफेशनल या पर्सनल? प्रोफेशनल, वेरी गुड। प्रोफेशनल ड्यूटी है क्योंकि वो एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है कि ये बताओ कौन कौन सी एग्जाम्पल में क्या क्या आप सिचुएशन बना सकते हैं। तो आप ये बताएंगे कि भाई सही है, प्रोफेशनल ड्यूटी में ये आता है, क्योंकि वो आपके ऊपर लाजिम करार दे दी गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ICAP के कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है तो आपने जवाब देना है ना, पर अगेन विद द क्लाइंट्स परमिशन। अच्छा, अगर क्लाइंट आपको मना करेगा तो वैसी इंटेग्रिटी पे डाउट आएगा, क्योंकि सामने वाला ऑडिटर जो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है वो जवाब नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको डाउट्स वैसे ही क्रिएट हो जाएंगे। तभी ये प्रोसेस बनाया गया है कि भाई अगर जवाब देने से मना करेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर तो डाउट्स क्रिएट होंगे कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। बात समझ आती है? तो दिस इज़ हाउ इट गोज। अच्छा जी, अब ये तो हो गया पहला वाला हिस्सा। अच्छा, यार हमने भी कहा कि आमना हैज ब्रीच्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज अकॉर्डिंग टू ICAP कोड ऑफ एथिक्स ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ professional and business relationship. She should not have disclosed the information even after the relationship has ended, but relationship has not been ended. वो तो prospective employment है। तो आपने ये कहना होता है कि जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन की है वो उसको अपने मफाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कि आप उसको काम में यूज़ करें, ना कि किसी को बता के। तो दोनों में ये फ़र्क है। चलें, अब मुझे बताएं, ये अगर मैं
हल्का सा जूम करूं ताकि वो वाला पार्ट नहीं दिखे, तो मैं लिख लेता हूं कि हमने क्या लिखा। Amna's contention that it is a professional right to disclose the client information is wrong. In the auditing profession, confidentiality is a fundamental ethical principle. Auditors are bound by strict confidentiality and cannot disclose confidential information with prospective employer as well. However, the experience that has been gained can be used to provide competent प्रोफेशनल सर्विसेज। यानी आप सिंपल ये बोलेंगे भाई ये इंफॉर्मेशन आप उससे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता आज अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो यूज हो सकता है किस लिए, ताकि सामने वाला बंदा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज रिसीव करे। बिल्कुल जी, हाँ ये बोल रहा कि आज हुआ है हमसे सवाल, तो देखो आज सवाल हुआ ना, अच्छी बात है ना, ताकि अच्छा ये एक वो भी एलिमेंट कि सवाल होने का मतलब ये कि आप ज़्यादा विजिलेंट हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, अब भंड नहीं लगेंगे। इवन इंशाल्लाह मैं इससे आगे और भी अगर मुश्किल सिचुएशन भी देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने 2 मुश्किल कराई आसान करा दी, नहीं, काम मैंने पूरा यहाँ पे भी करने की कोशिश की थी, ऐसा भी आपको नहीं मिलेगा सवाल। काम मैंने यहाँ पे भी पूरा किया है कि ये हुआ हुआ है बताओ, पर प्रैक्टिस हुई भी है तो वो यूज टू हो गए हो, सही है ना। तो वो मसला है, ये आप लोगों की कमाल है भाई, मतलब ये नहीं है कि आज ईजी है, सवाल ईजी नहीं है, सवाल मैंने वही कोशिश की है पर आज हो गया है, तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हें आना चाहिए, सही है। चलें, हाँ आने लग रहा है अब, बस यही है बिल्कुल। चलें जी, अब आ जाएं अगले पार्ट के ऊपर, दूसरा पार्ट इसका भाईजान। ड्यूटी में बाज़ औक़ात होती है सिद्दीक, हाँ सोचने की डायरेक्शन बन रही है, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है मरियम। वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड फैज़ान। अच्छा वैसे आपने सेफगार्ड्स किए मेरे साथ वो मसला होने से पहले, अभी क्या है मसला होने के बाद, तो सोचें मतलब कुछ हो सकता है, आप लिखें फिर हम बात करते हैं इस पे। वेरी गुड जरीर, वेल ड्राफ्टेड। वेरी गुड अफसा, अच्छा लिखा है। वेरी गुड कंजा, पर एक मिस किया आपने। वेरी गुड हसान, और साफ वेरी गुड। आमना इरफान, वेरी गुड। उसामा कह रहे हैं कि सर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हर, क्या वो अपने आप की नसें काट देगी हाथ की? मतलब वो खुद कह रही है कि आमना खुद क्या करे, यानी वो अपने आप को शीशे में देख के सर मार देगी शीशे पे कि वो गई, तो ऐसा नहीं है। मतलब डिसिप्लिनरी फर्म तो लेगी, पर उसमें बोला क्या है, आमना खुद क्या करेंगी। यहाँ पे बात हो रही है आमनाबाजी की, सही है। तो आमना अगर अपने आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, या तो वो कमरे में बंद कर दे अपने आप को, फांसी लगा दे, ये होगा डिसिप्लिनरी एक्शन कि आज के बाद मैं कहीं इंटरव्यू ही नहीं दूंगी, सही है, ना कि ऐसी बकवास मेरे से होगी, सही है। तो ऐसा नहीं है, तो प्लीज ऐसे सोचना है आपने। हाँ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे उसामा, वैसे कह रहा हूँ। चले तुम्हारे बाकी रीड कर लेते ना। अब जैसे इन्होंने लिखा है रिमूव हर फ्रॉम एंगेजमेंट, वो फर्म के पर्सपेक्टिव से किया। अब सवाल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, आमनाबाजी खुद क्या करेंगी, तो वो थोड़ा सा अलग एंगल है। अच्छा जी, सीक एडवाइस वाला सही है। वेरी गुड राना साहब, बिल्कुल सही है। बिस्मा मैं रीड कर रहा हूँ, सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब करीब करीब आप पहुँच गए। हाँ जी
चलें आप एक मिनट बताएं। Now that Amna has breached confidentiality of client, she should notify the client whose confidentiality has been breached, and further she should. ओके पहला तो ये लिखा है इन्होंने कि क्योंकि ये बात स्टेब्लिश हो चुकी है ऊपर कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो अब जब वो डिसाइड कर चुके हो तो उसके बाद उस पर ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दे कि ये मुझसे हो चुका है। दूसरा, Further, she should request the interviewer not to use the information for personal gain or further. वेरी गुड यार, वेरी गुड, ये किसी ने भी नहीं लिखा कि वो इंटरव्यूअर को जाके बोले कि खुदा के वास्ते ये मुझसे गलती हो गई है और ये चीज़ आप अपने किसी क्लाइंट के लिए या अपनी पर्सनल गेन के लिए यूज़ नहीं करना, उससे रिक्वेस्ट कर सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे, Lastly, Amna should take a course for continuing professional development to touch upon her fundamentals. मतलब वो अपने खुद एक क्लासेस ले ले, यूँ ऐसे ही सामने बैठे हैं 8 से 9, ऐसा ही है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि आमना फिर एक और काम कर सकती हैं कि वो अपनी फर्म में इन्फॉर्म कर दे। हाँ, ये आईकैप तक तो खैर वो फर्म जाएगी, पर वो इन्फॉर्म करे फर्म को और फिर फर्म फिर जो एक्शन लेगी, फिर वो स्टेप्स लेगी, एडवाइस ले ले कि सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए। एथिकल पार्टनर होता है, एथिक्स पार्टनर होता है फर्म में, जो चीज़ का एक्सपर्ट होता है। लीगल एडवाइस लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगेन आप फर्म का एथिक्स पार्टनर होता है, उससे कंसल्टेशन कर लें, कंसल्ट कर लें कि भाई अब ये हो चुका है, बताएं क्या करना है। भाई बाज़ औक़ात इनएडवर्टेंट सिचुएशंस होती हैं ना, मैं तो तुम्हें एक कहानी भी सुनाता हूँ ना। ऐसा भी हुआ है एक क्लाइंट पे, लिस्टेड कंपनी, हमारे बच्चे ने फॉर्मेटर को, जो अकाउंट्स फॉर्मेट होते हैं ना, तो फॉर्मेटर को ना हम पासवर्ड लगा के भेजते हैं, तो उसने क्या किया, फॉर्मेटर को एफएस भेजा था, पासवर्ड नीचे लिखा उसने ईमेल पे, क्योंकि फॉर्मेटिंग करेगा वो ताकि प्रिंट होगा, फिर उस पर इनिशियल्स होते हैं पार्टनर के, फर्म के। तो हुआ ये कि जब उन्होंने भेजा ना, तो हमारे प्रिंटर का जो नाम था वो क्लाइंट का भी नाम था, पर दूसरे, उसने ढक करके लिस्टेड कंपनी की एफएस भेज दी किसी और को। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये छोटा मसला है? क्यों? तो एफएस ही तो है लिस्टेड कंपनी के, ईपीएस आ रही होगी, ऑपरेशंस आ रहे होंगे, कैश फ्लोज आ रहे होंगे, बस सारे रेशोज पहले ही पता लग जाएंगे। तो क्या वो बंदा ये इंफॉर्मेशन यूज करके अपना पर्सनल गेन ले सकता है? अब दो चीज़ें, वो देखो दूसरों के मुकाबले में एडवांटेज पे आ गया ना। अब उसको पता है कि ईपीएस पिछले साल के मुकाबले में 5 गुना ऊपर जा रही है, तो क्या वो सारे शेयर्स खरीद के रख लेगा? उससे क्या होगा? तो अभी शेयर प्राइस ऊपर नहीं होगी, जब इंफॉर्मेशन आएगी तो, और फिर जैसे ही वो प्राइस ऊपर जाएगी वो बेच देगा। तो क्या ये डिस्क्लोजर है या इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर? तो हमें तो इनएडवर्टेंट का भी ख्याल रखना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी फिर हमारा एथिक्स पार्टनर इन्वॉल्व हुआ था, फिर हमने आईटी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया था, ये मेक श्योर करने के लिए कि आउटलुक से रिक्वेस्ट की जाए कि उसकी ईमेल जो गई हुई है वो रिवोक हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ था कि जिसको भेजी गई थी ना, फौरन विद इन 10 मिनट्स ये एक्शन लिया गया था। उसने ओपन नहीं की थी, ओपन की थी तो गया, उसकी अनरीड में पड़ी हुई थी। तो अनरीड का मतलब ये है कि उसने अब तक देखी, तो वो रिक्वेस्ट गई, फिर वो वापस से रिकॉल हो गई, रिकॉल का ऑप्शन भी होता है, तो वो ईमेल रिकॉल हो गई और बचत हो गई। तो कहने का मतलब है, देखो जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आपको फिर एथिकल पार्टनर से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन वो देख चुका होता है, उसको आपसे बेहतर पता होता है कि इस सूरत हाल में करना क्या है, तो वो प्रॉपर एक्टिवली बैठा हुआ होता है। तो पहले बताओ बात समझ आती है? तो अब मुझे एक बात बताएं, ऐसा हो जाता है ऑप्शन, ऐसा हो जाता है ऑप्शन मतलब, हाँ रिकॉल का ऑप्शन हो जाता है ना। अब ये थोड़ी ना कि तुम भेजते रहोगे ईमेलें के रिकॉल हो जाएगी, मतलब वो वन ऑफ था, किस्मत थी, वो बच गया, सही है। अगर अदरवाइज ये क्लाइंट को पता लगता ना, तो तुम्हारी सोच है कि क्या होता। हमारे एक मॉक की ईमेल भी वो आमना कह रही है, अच्छा मैंने आमना पे ही सवाल बनाया आज, वो सवाल पूछ रही होती है ना, तो आमना कंप्लेन कर रही है कि हमारे मॉक की ईमेल भी सौले भाई के अनरीड मैसेजेस में पड़ी हुई है, तो आप रिकॉल करेंगे उसको नहीं देखेगा। पर खैर नहीं करें रिकॉल, उससे ऊपर की मैं चीज़ प्रैक्टिस करा चुका हूँ ना, खैर है। एनीवेज, अच्छा मेहताब हिजाजी कह रहे हैं कि सर इस केस में आमना क्यों बताएगी सर, इन्फॉर्म करके तो मज़ीद मसला होगा।
तो भाई मुझे एक बात बताओ, अब एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो? हम कह रहे हैं एक भंड हो चुका है और फिर वो कह रहा है छुपा, तो ये आमना की साइड ले रहा है। ये कह रहा है आमना को मसला होना नहीं चाहिए। बजान हम आमना को कह रहे हैं कि प्लीज आप इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करें। देखो एक एक्शन तो होगा फर्म की तरफ से, पर चलो तुम मुझे एक और बात बताओ, ये जो हुआ ये जुर्म है टेक्निकली। अच्छा, अब ये बाद में पता लगे किसी और से तो ज्यादा बड़ा जुर्म है, तो कम सजा किसमें? और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन इंडेमनिफाई हो जाए कि वो जो मसले हो सकते थे वो ना हो। ये वाली बात है, सही है ना? तो आएगा ना वो, तो फिर ये होगा कि आपसे सवाल में पूछे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, तो लेंगे केस हो सकता है। बस सेफगार्ड यही है जो बताए, फर्म यही कर सकती है और क्या ही करेगी बेचारी, सही है ना? तो यही है। आगे वाली कह रहे हैं सही बात है सर, आमना किसी को बताया ही नहीं। तो देखो ये तुम लोगों का चोर दिमाग है ना, मसला ही है। देखें आमना को बताना होगा, सही है ना? वो बताएंगी तो सही काम होगा ना आगे। हाजी असलम कह रहे हैं भाई सर अगर क्लाइंट पर एथिक्स की ब्रीच हो जाए बाय एनी एंगेजमेंट टीम, तो इसमें क्या कौन सी एथिक्स ब्रीच हो जाए? मतलब हाजी असलम का एक आउट ऑफ द वे सवाल आया है कि क्लाइंट पे लोग बैठे हैं और एथिकल ब्रीच हो जाए। कौन सा एथिकल ब्रीच है भाई, जल्दी बताओ। मतलब कोई चीज़ होगी ना, कोई केस होगा, कोई किस्सा होगा, वो किस्सा बताओ। हाँ जगह यार हम कह रही हैं कि सर एक झूठ बोलने पे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, आमना को ये नहीं करना चाहिए, तो एक ही झूठ का खुलासा करके ख़त्म कर देना, ये अच्छी बात है। अच्छा देखो हाजी असलम ने एक ओपन माइंडेड सवाल फेंका आप लोगों पे, क्लाइंट पे बैठे हुए और क्लाइंट पे इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी ब्रीच हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ कैसे भाई इंटेग्रिटी कैसे ब्रीच हो गई? आपने क्या रिश्वत ले ली? हो सकता है ना, सही है ना? आपने गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी ले लिया, हो सकता है। आपकी ऑब्जेक्टिविटी वहाँ ब्रीच हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि ये हो जाए, यही तो सीखा है पूरी केसेस में, यही तो सीखा है कि ये होगा तो आपने गिफ्ट लेना नहीं है। तो चलो वैसे हाजी साहब अगर आपको उसने गिफ्ट दे भी दिया, आप वापस दे दें उसको, पर देखिएगा पहले गिफ्ट क्या है वापस देने से पहले। अच्छा सुनो, कहने का मतलब ये पहले तो तस्लीम ही नहीं करो, अगर तस्लीम कर लिया तो वापस कर लो। एक ही चीज़ में एक्सेप्ट कर सकते हो आप, जब वो इमटेरियल हो, उसके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, उसके लिए तो वैसे ही इमटेरियल है। तो आप ये देखेंगे आपके लिए इमटेरियल होना चाहिए, सही है जी। तो अगर अब इसके सवाल पे आते हैं, हमने इसके लिए एक मासूम सी सिचुएशन बनाई। अब फॉर एग्जांपल आपने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो आप बोलेंगे भाई आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो भाई वही वाली बात है, आप पार्टनर को बताओ कि मेरे पास आईफोन नहीं था, उसने मुझे आईफोन दिया, तो पार्टनर बोलेगा कैसे, तुमने क्या किया इसके बदले में? तो हाजी साहब तुम बोलोगे भाई मैंने ये डेप्रिसिएशन की एरर था, मैंने छुपा दिया, सही है ना? और इन्वेंट्री की एनआरवी का मसला था, मैंने बताई नहीं, तो ये सारी चीज़ें थी। अब बताएं कोर्स ऑफ एक्शन, तो फिर वो कोर्स ऑफ एक्शन में उसको निकाला जाएगा, उसका काम रिव्यू करवाया जाएगा, वो सारे जो एथिकल प्रिंसिपल्स लगते हैं। अच्छा अगर हम बदले में उसको और महंगा गिफ्ट भेज दें तो भाई फिर ये क्या चल रहा है? हाँ नहीं बिजनेस रिलेशन नहीं चल क्या रहा है, मतलब भाई मैं क्यों उसको गिफ्ट दूंगा? ये तब हो सकता है जब ऑपोजिट जेंडर्स हों, सीधी सी बात है ना। आप गिफ्ट दे रहे हैं वहां से आ रहा है, आप गिफ्ट दे रहे हैं वहां से आ रहा है, चले ही जा रहा है। इस पे भी किस्सा है, मैं वो बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं सिविल एविएशन पे होता था। सिविल एविएशन पता नहीं आप लोग गए, देखा नहीं देखा, एयरपोर्ट के उस साइड पे। तो अब वहाँ पे असाइनमेंट चल रहा था, मेरा दोस्त था। अब वो अगर सुनेगा तो उसको मतलब बोलेगा यार तूने, मैं नाम नहीं ले रहा क्या उसका। अच्छा हुआ ये कि अब मैं उस वक्त जाहिर सी बात है मैं कोई सीनियर हूँगा उस वक्त, मतलब असिस्टेंट के बाद वाला रैंक होता है। मैं अपना बैठ के काम कर रहा था। अब वहाँ पे ना ACCA की ट्रेनीज़ भी थी। अब CA और ACCA की ट्रेनीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब वो बहुत बर्गर होते हैं और CA वाले बर्गर ऐसा सच नहीं होते, मतलब वैसे ही मतलब हवाई हालत में होते हैं ना। तो खैर हम फर्म में जाके तो खैर सोफिस्टिकेटेड बंदा हो ही जाता है। तो अब
हमारा ना डायरेक्टर आया, अब वो डायरेक्टर घूम रहा है, वो मुझे बोल रहा है XYZ बंदा कहाँ है, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता। मैंने कहा सर वो वॉशरूम गया होगा। अच्छा, वो जैसे ही बाहर निकले ना, सामने पार्क था, दिख रहा है, अब वो हाथ में हाथ डाल के घूम रहे। वो जो डायरेक्टर है वो आया, मुझे बोलता है मेरी बात सुन, कहाँ है वो? मैंने कहा सर वॉशरूम गया होगा, मुझे बता के तो नहीं गया। बोला इधर आ। बोला वो देख क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर फैमिलियरिटी थ्रेट। तो बोला कैसे हुई ये फैमिलियरिटी? मैंने कहा सर ये तो मैसेज देख के बता सकता हूँ, बट आपने एक बंदे को यहाँ पे 2 सालों से रखा हुआ है तो फैमिलियर तो होगा ही। यानी वो एक असाइनमेंट चल रहा था और वो मुझसे भी पहले 2 सालों से उसी क्लाइंट पे था, तो हो गई फैमिलियरिटी। ये कहानी खत्म ही नहीं हुई। यहाँ पे हुआ लंच का टाइम, अब वहाँ पे ना पूरा मैस लगता है, तो मैं वो बैठे हुए जो बंदा था हमारा डायरेक्टर ना, तो खाना खा रहे थे। अब हम क्या करते थे, सामने से वो उनका मैस है ना, तो वहाँ से आप खरीदते सस्ते में मिलता है, आपको 100 रुपये में खाना मिल जाता है। तो 100 रुपये की डिश उठाई, खाने लग गया। इतने में ना सामने से बाजी आती है, मेरी तो बाजी हुई ना, भाभी नहीं कह सकता इधर, तो वो आई, तो वो उसको दे के जाती है आपका टिफिन। डायरेक्टर देख रहा, बोला भाई क्या है, खाने आ रहे हैं? तो मैंने कहा सर वो इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब सीधी सी बात है। अब मैं डिफेंड करे जा रहा उसको, मैं कहता खाना ही तो है, क्या है? मैं कहा गरीब है, पैसा है नहीं इसके पास, तो खाना आ जाता है वहाँ से। तो क्या है, फिर उस दिन के बाद से उसने उसके साथ मुझे भी निकाल दिया क्लाइंट से। हम लोग निकल के फिर किसी और क्लाइंट पर, हालांकि मेरा कोई इसमें हाथ नहीं था, पर जलील तो होना था तो साथ हो गए। पर खैर एनीवेज, तो इस पूरी सिचुएशन में आपको ये समझना चाहिए कि ये वाली जो चीज़ है ना, गिफ्ट लेना और ये वही होता है। ऐसे तो कोई क्लाइंट नहीं होगा ना कि आपको गिफ्ट दे रहा है, आप दिए जा रहे हैं, आप जाते हुए उसको दे रहे हैं, वो आते हुए आपको दे रहा है, नहीं हो सकता ऐसा। इधर अब दोनों कहाँ हैं? दोनों की शादी हो गई अलग अलग, उसकी अलग और उसकी अलग। पर वो जो उसकी फ्रेंड थी वो हमारी फ्रेंड है आज अच्छी, मतलब बड़ी रिस्पेक्टेबल, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ सिस्टर उसकी, इसलिए। पर मैं सिस्टर ही कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी शादीशुदा हूँ। खैर अगेन, पर मुझे पता है कि दोनों कहाँ हैं। सही जी, मैं नाम भी नहीं लूँगा कि वो भी जगह होगी, तो तुम अगर क्लाइंट पे जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, उधर भी जाओगे तो क्लाइंट पे जाओगे, तो दोनों अच्छी पोजीशंस पे हैं। चलें खैर एनीवेज, दिल के अरमा, हाँ भाई दिल के अरमा क्यों भाई, वो दोनों खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आप डिफेंड कर रहे थे इसलिए दोनों को निकाल दिया, ये तो है। मुझे तो इसलिए निकाला गया, वो समझ रहे सेटिंग मैंने कराई है इसलिए। चलें एनीवेज, हम ये देख लेते हैं भाईजान, ये ऐसे तुम लोगों ने करना नहीं है भाई, वो लोग गलत थे। मैं सिर्फ सफाई दे रहा था, तो ना तुम्हें वो काम करना ना सफाई देनी है। सही है, आगे। हाँ देखें, वो कह रही है कि सर आप भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रख रहे हैं, एक्वायर्ड एज अ पर्सनल रिलेशनशिप, एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप ना, तो मैं देखें नहीं बता रहा। सही जी, शैजिल कह रहा है काश कोई हमें भी निकाल देता, तो बंगी पहले वहाँ तक पहुँचो तो सही, तो निकालेगा तुम्हें। चलें जी, ओके, हम जैसा दोस्त चाहिए यार, बिल्कुल। मैं तुम्हारा वैसे भी दोस्त हूँ ना जानी, तुम्हें बताता हूँ ना कहानियाँ। अब जब तुम इंशाल्लाह फर्म आओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा एज अच्छा दोस्त। आ जाओ जी इधर। आमना शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू एड्रेस एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड रीइंफोर्स हर कमिटमेंट टू। अब आमना बोलेगी ऐसी की तैसी, अब अपने को एथिकल होने का मांगता है। सही है जी, अब उसके लिए फिर वो कुछ स्टेप्स लेंगी आगे। तो यानी हमने ये कंक्लूड कर लिया, आमना ने ये बातें छुपानी नहीं है, अब उसने एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना है, तो उसके लिए कुछ एक्शंस होंगे, वो ये रहे। चलें, Amna should reach out to the interviewers at PwC to clarify her comments and express her understanding of the importance of, मतलब बोल रही है कि भाई मैं पार्टनर को जाके बताऊंगी जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी अहम होती है। बोलेगा निकल यहाँ से, तू नहीं बताया, मुझे पता है। तो फिर आमना कहेंगे सर इट्स रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ ये किसी को बताइएगा नहीं, तो उसने अपना काम तो कर लिया ना। चलें, शी शुड रिक्वेस्ट PwC नॉट टू यूज डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन फॉर दियर एंड, तो अदर बेनिफिट्स के लिए क्यों, तो ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी पास होनी नहीं चाहिए। चलिए जी आगे। आमना शुड इन्फॉर्म हर करंट क्लाइंट एंड हर मैनेजमेंट टीम एट EY अबाउट द इंटरव्यू इन द कमेंट्स एंड सीक गाइडेंस ऑन हाउ टू नेविगेट एनी पोटेंशियल फॉल आउट फ्रॉम हर स्टेटमेंट्स। मतलब ये थोड़ी हैवी इंग्लिश थी, पर वो इसका लघवी मायने ये हैं कि आप जब अपनी टीम को बताएंगे और अपनी फर्म को बताएंगे, तो आप उससे ये पूछें कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। पहले बता, बात समझ आती है? तो ऐसा भी सवाल आ सकता है जो कि आपको ये बोले कि बताओ अब हो चुका है, तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो हमने एक एंगल ये भी कवर कर लिया। सर क्लाइंट
आमना के साथ कोई पनिशमेंट देगा उसको, नहीं। देखो यार, वैसी बात है, मे बी इस सिचुएशन में होता ही है कि जब ऐसे ब्लंडर्स लगते हैं ना, तो या तो उसको पेनलाइज किया जाता है या तो निकाल दिया जाता है। मतलब ये इतनी ग्रीव सिचुएशन होती है। अगर क्लाइंट ने माफ़ कर दिया या बोला चलो इट्स ओके यार, कोई मसले वाली बात नहीं है, फर्म को पता लगा, किसी कॉम्पिटिटर को नहीं पता लगा, और वो भी एथिकल लोग हैं, तो बात वहाँ पे खत्म। या हम कह रहे हैं लड़की है, माफ़ कर देंगे। अच्छा चलो, ये भी सही है। आमना अगर पहले ही कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लेती है, ये भी बात है बिल्कुल, तो आमना अगर ऐसे ही 8 से 9 के सेशन में बैठी होती तो ये वाला कांड नहीं होता। चलें सर, आमना को डिटेल नॉलेज भी लेनी चाहिए प्रिंसिपल्स की, ये लिख सकते हैं, या मतलब उसको पता है तभी तो वो शर्मिंदा है बेचारी, क्यों उसके पीछे पड़ गए यार। सही है, उसने मान लिया। हाँ वो कह रही अच्छा, यहाँ पे हमारी जो बहनें भी है ना, वो भी एकदम छपाटे में बोली आमना तो बैठी हुई है ऊपर, सुन रही है, नाम है ना उनका, बिल्कुल ऐसा है। चलें गुड, अच्छा लगता है कि आप मतलब जेलप होके काम करते हैं। अच्छा, अब मुझे लगता है इस बार ये तो हो गया एथिक्स वाला पार्ट ना, अब आप ऐसे रूटीन में सवालात करते रहें वो परफेक्शन आ जाएगी। मुझे लगता है हमें जो है वो ये भी करना चाहिए कि हम रिपोर्ट के सेशंस करें अभी, पर रिपोर्ट के अंदर वो जो पाकिस्तानी रिपोर्ट है ना, जो पाकिस्तान के हिसाब से स्पेसिफिक रिपोर्ट है, उसको भी हल्का सा देख लें। तो ये हिंट है आपको कि आप वो देख के आइएगा। हाँ, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं और एडिशनल चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल वो देखिएगा। और दूसरा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं रिव्यू रिपोर्ट पूछूं। डू यू नो अबाउट रिव्यू रिपोर्ट? जो कि ऑडिट लिमिटेड एश्योरेंस होती है और उसके अल्फाज कुछ अलग होते हैं। Yes, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements have not been prepared in accordance with applicable financial reporting framework. जो भी है उसमें आ रहा होता है। अच्छा, तो एक दिन लें कल का, सही है जी, अच्छे से रिवाइज करो रिपोर्ट। इट कैन बी एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू। मैं बहुत डिमोटिवेट करूंगा, उसमें भी बहुत खतरनाक सवाल होगा, और हो सकता है कि वो खतरनाक तुम्हें आसान लगे, हो सकता है ना। तैयारी पूरी करके आना, मैंने तुम्हें हिंट दिए, फिर कह रहा हूँ, लीगल रिपोर्ट उसके सारे कंटेंट्स, नॉर्मल रिपोर्ट उसके सारे कंटेंट्स, और रिव्यू रिपोर्ट। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि दोनों में फ़र्क बता दो, इस सिचुएशन में यहाँ क्या लिखते, इस सिचुएशन में यहाँ क्या लिखते, तो आप हर एक चीज़ को केटर करेंगे। मैं ज़माने से कह रहा हूँ कि इस बार हाईली लाइकली वो फिर लीगल रिपोर्ट को टच करेगा, क्योंकि आज तक उसने पूछी, आप हिस्ट्री उठा लो, उसने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं पूछी आपसे जो कि वो वाली जो नॉर्मल ऑडिट से हटके है। तो रिव्यू रिपोर्ट भी आ सकती है, और ये जो पाकिस्तानी रिपोर्ट है कंपनीज एक्ट वाली, वो भी आ सकती है। हाँ बस बिल्कुल, मेरा डिमोटिवेट करना मोटिवेशन है इंशाल्लाह। सही है जी, कल तो मैच है, मिदत कह रही है सर। बिल्कुल ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं हो कि आए कि हमारे साथ खेले और आप टुक टुक कर रहे हो। सही है, तो हमें टुक टुक नहीं करना, हमें छक्के मारने एग्जाम में, तो इसलिए आप मैच भी देखें, एंजॉय करें, साथ साथ पढ़ाई भी करें। सही है जी। तो और एक और चीज़, मंडे को भाई के लिए दुआ करें। सही है जी। फिर तुम्हारी सोच है, मैं डबल ट्रिपल मतलब कितनी बार पढ़ाना होगा मैं पढ़ाऊंगा। सही है जी, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, वैसे भी मोटिवेटेड रहता हूँ बट और ज़्यादा हो जाएगा, पर तुम्हें दुआ करनी है दिल से। हाँ यार, तुम्हारे लिए तो मैं वैसे ही दुआ करता हूँ, सबके लिए बाखुदा दिल से। तो कहने का मतलब है बस तुम लोगों ने दुआ करनी है। मंडे को इज़ अ बिग डे फॉर मी, तो वो हो गया तो फिर चलें। ओके, थैंक यू, शुक्रिया दी जानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जानी।